प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। लेट्स बायोलॉजी के चैनल में आप सभी का एक बार पुनः हृदय से स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पिछली क्लास में भाग 8 के अंतर्गत पढ़ा रहा था टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन के बारे में। तो मैंने आपको उस भाग 8 के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ा दिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक के माध्यम के द्वारा और उसके बारे में बता दिया था कि लैंगिक जनन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो वहीं से हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं इसमें, और आज हम पढ़ेंगे भाग 9। ठीक है ना। टॉपिक हमारा वही रहेगा, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, यह टॉपिक जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये टॉपिक खत्म होने के बाद ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया था उस क्लास के माध्यम से कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होती है वह जीवधारियों में होती है और लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीवों में युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है ना। नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होता है और लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवधारियों में हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और मैंने आपको उस क्लास के माध्यम से यह भी बताया था कि आनुवंशिक लक्षण अर्थात जो माता पिता में पाए जाने वाले जो आनुवंशिक लक्षण जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर होते हैं। मैंने आपको यह भी बता दिया था किसके साथ वहन होते हैं, किस प्रकार से आगे आने वाली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको इस टॉपिक को आज इस क्लास में क्लियर कर देता हूं। तो जनन की इस प्रक्रिया में होता क्या है कि नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण एकल जीव या अलग अलग जीवों के द्वारा होता है। एकल जीव का मतलब होता है कि एक ही जीव। ठीक है ना। और अलग अलग जीव का मतलब होता है एकलिंगी जीव होते हैं। एकलिंगी जीव का मतलब जिसको अंग्रेजी में यूनिसेक्सुअल कहा जाता है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। अब एकलिंगी जीव का मतलब होता है कि इसमें नर अलग और मादा अलग, यानी नर जीव अलग और मादा जीव अलग होता है। अर्थात नर युग्मक का निर्माण अलग होगा नर जीव के द्वारा, तो वहीं मादा युग्मक का निर्माण जो होता है अलग होगा मादा जीव के द्वारा। और नर युग्मक को अंग्रेजी में मेल गैमेट कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और मादा युग्मक को फीमेल गैमेट कहा जाता है, फीमेल गैमेट कहते हैं। ठीक है ना। यानी ऐसे जीव जिनमें नर और मादा भाग अलग अलग होते हैं और उनमें नर युग्मक का निर्माण अलग नर जीव के द्वारा और मादा युग्मक का निर्माण अलग मादा जीव के द्वारा होता है। तो दूसरी ओर कुछ द्विलिंगी जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं? द्विलिंगी जीव होते हैं। द्विलिंगी जीव का मतलब होता है जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है बीसेक्सुअल। बीसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बीसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि एक ही जीव कितना है? एक ही जीव है, सिर्फ अकेला जीव, और उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी जीव कहते हैं। अगर हम इनकी परिभाषा की बात करें तो हम परिभाषा में लिख सकते हैं इनकी परिभाषा अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं द्विलिंगी जीव में या एकलिंगी जीव, दोनों की लिख लो। बात पहले लिख लेते हैं एकलिंगी जीव की। यदि नर और मादा युग्मकों का निर्माण दो अलग अलग जनकों द्वारा किया जाता है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का निर्माण किसके द्वारा? अलग अलग जनकों के द्वारा किया जाता है, तो हम उन्हें एकलिंगी जीव कहते हैं। ठीक है ना। और द्विलिंगी में हम लिखेंगे कि जब नर और मादा युग्मकों का निर्माण एक ही जीव के द्वारा किया जाता है, तब हम उन्हें द्विलिंगी जीव कहते हैं। ठीक है ना। अब नर और मादा युग्मकों के संयुग्मन से क्या होता है? यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में संलयित हो जाए, अर्थात शुक्राणु
और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में दोनों का संयुग्मन हो जाए तो संयुग्मन की प्रक्रिया से युग्मनज का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। और यही युग्मनज क्या करता है? विभाजन करता है। अब युग्मनज में कौन सा विभाजन होता है? युग्मनज में कोशिकीय विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? कोशिकीय विभाजन होता है। और कोशिकीय विभाजन के बाद क्या बनता है? भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण। और भ्रूण में क्या होती है? वृद्धि होती है। और वृद्धि होने के बाद यही फिर क्या करता है? एक नए जीव का निर्माण करता है। एक नए जीव का निर्माण करता है और निश्चित समय आ जाने पर इस जीव का जन्म हो जाता है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों? तो लैंगिक जनन, जो लैंगिक जीवन है, लैंगिक जीवन को आरंभ करने के लिए सभी जीव क्या करते हैं? अपने जीवन में एक निश्चित अवस्था से गुजरते हैं। ठीक है ना? एक कौन सी अवस्था से गुजरते हैं? निश्चित अवस्था से गुजरते हैं। और यह अवस्था उनको परिपक्वता तक पहुंचाती है। क्या करती है? उन्हें मैच्योर अर्थात परिपक्व बनाती है। अब परिपक्व कैसे? जैसे अगर बात करें जंतुओं की तो जंतुओं में किशोरावस्था होती है। और अगर पेड़ पौधों की बात की जाए तो उनमें कायिक प्रवस्था होती है। जैसे अगर मानव में बात की जाए तो किशोरावस्था होगी। किशोरावस्था के बाद उसमें आंतरिक और बाह्य परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना? कैसे परिवर्तन होंगे? आंतरिक और बाह्य दोनों परिवर्तन होते हैं। और आंतरिक और बाह्य परिवर्तन के द्वारा इनमें क्या होता है कि बदलाव होता है। इनमें क्या होता है? बदलाव होता है। और बदलाव जब होते हैं, इनमें परिवर्तन आते हैं, तो परिवर्तनों को नियंत्रण करने का काम किसका होता है? हार्मोन एवं एंजाइम का होता है। प्यारे बच्चों, किसका होता है? हार्मोन एवं एंजाइम का होता है। अगर ये हार्मोन और एंजाइम ना हो तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएगी। ठीक है ना? तो जंतुओं की अगर बात करें, जैसे मनुष्य में जनन प्रावस्था जो होती है, प्रारंभ होने से समय इनमें क्या होता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। ठीक है ना? किसका विकास होता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। तो वहीं अगर बात करें नॉन प्राइमेट्स की, जैसे गाय, भैंस, चूहा, कुत्ता, हिरन, चीता आदि में जनन की प्रक्रिया ऐसे चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इसमें चक्रीय परिवर्तन का मतलब होता है जो कोई एक निश्चित समयावधि के बाद होते हैं। ठीक है ना? जैसे अगर गाय भैंस की बात की जाए, कुत्ता, हिरन, चीता की अगर बात की जाए तो इसमें मध्य चक्र होता है। अगर हम वहीं पर प्राइमेट्स की बात करें तो प्राइमेट्स में जो चक्र होता है वह ऋतुस्राव चक्र होता है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ठीक है ना? अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वह मानव में 28 दिन की समयावधि के बाद होता है। कितने दिन के बाद? 28 दिन की समयावधि के बाद होता है। इसमें क्या होता है कि मानव अर्थात मादा के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है ना? किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में किसका निर्माण होगा? अंडाणु का निर्माण होगा। अब जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्थात ऋतुस्राव नहीं होगा तो यह अंडाशय से अंडाणु बाहर नहीं आएगा। जब बाहर नहीं आएगा तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान जो निषेचन की प्रक्रिया होती है पूर्ण रूप से सफल नहीं होगी। उसी प्रकार नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, चूहा, हिरन, इनमें भी क्या होता है? उनके अंदर पाए जाने वाला जो मादा युग्मक होता है वह भी मध्य चक्र के द्वारा क्या होता है? उनके अंदर पाए जाने वाले मादा भाग अंडाशय से बाहर ट्रांसफर होता है, तब जाकर के उनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो अगर हम बात करें मध्य चक्र और ऋतु स्राव चक्र की, तो इसके आधार पर जीव दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं। एक होता है मौसमी प्रजनक और एक होता है सतत प्रजनक। स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, सर्दी की शिकायत है, फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा। अभी बीच में गैपिंग हो गई है। प्रिय विद्यार्थियों, लगातार मैं क्लास नहीं पढ़ा पाया हूं, लेकिन यहाँ से रेगुलर क्लास आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। तो मैंने आपको बताया मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र के आधार पर जो जीव हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है मौसमी प्रजनक। कौन से होते हैं? मौसमी प्रजनक होते हैं। अंग्रेजी में इनको सीजनल ब्रीडर्स कहा जाता है। सीजनल ब्रीडर्स कहा जाता है। अब ये होते क्या है कि ये तो जो होते हैं मौसमी प्रजनक, ये प्राकृतिक रूप से जंगलों में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? जंगलों में पाए जाते हैं। अधिकांश स्तनधारी अपने जनन प्रावस्था के दौरान जब इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, कैसी परिस्थितियां मिलती हैं? अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं, तब यह मध्य चक्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मध्य चक्र का निर्माण कर देते हैं।
तो इसी कारण इन्हें मौसमी प्रजनक कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें मौसमी प्रजनक के अंतर्गत कि प्राकृतिक रूप से जंगलों में वास करने वाले अधिकांश स्तनधारी अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं, इसी कारण इन्हें मौसमी प्रजनक कहा जाता है। तो दूसरे इसमें होते हैं सतत प्रजनक होते हैं। सतत प्रजनक को कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स कहा जाता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, ठीक है ना। वह सभी स्तनधारी जो अपने जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं उन्हें सतत प्रजनक कहते हैं। यानी सभी स्तनधारी जो अपने जनन काल में जनन के लिए सक्रिय रहते हैं, ठीक है ना, एक्टिव रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सतत प्रजनक कहा जाता है। अब बात आती है कि लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है ना। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? तो मुख्य रूप से लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होती है उसमें 3 घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है ना। तो यहां हम हेडिंग डाल लेते हैं, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में घटित होने वाली घटनाएं। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में जो घटनाएं होती हैं वो मुख्य रूप से कितनी होती हैं? 3 होती हैं। एक होती है निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना। दूसरा होता है निषेचन। तो तीसरी हुई घटना होती है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, तो वहीं पर तीसरा जो आता है निषेचन पश्च घटना, इसको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है ना। तो लैंगिक जनन की घटना जो होती है वो 3 स्टेप में होती है। एक होती है निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। अब निषेचन पूर्व घटना क्या होती है और निषेचन क्या होता है और निषेचन पश्च घटना क्या होता है, हम तीनों को एक एक करके यहाँ क्लियर कर लेते हैं। तो बात करते हैं हम सर्वप्रथम कि निषेचन पूर्व घटना क्या होती है। तो निषेचन पूर्व घटना जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि 2 प्रमुख घटना घटित होती हैं। इसके अंतर्गत निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत 2 घटनाएं और घटित होती हैं, जिनमें क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक ट्रांसफर होता है। इसमें कितनी घटनाएं और घटित होती हैं? 2 घटनाएं और मुख्य रूप से घटित होती हैं। फर्स्ट घटना जो होती है वह होती है गैमेटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जनन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। और दूसरी घटना होती है इसमें युग्मक स्थानांतरण यानी गैमेट ट्रांसफर।
ठीक है ना। तो निषेचन पूर्व घटना में कितनी घटना घटित होती है? 2। एक होता है युग्मक जनन, दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जनन, गैमेट ट्रांसफर अर्थात युग्मक स्थानांतरण। अब गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया क्या है? तो युग्मक धानी का मतलब होता है नर एवं मादा दोनों के। अब यहां पे बात करें हम कि युग्मक जनन की प्रक्रिया, युग्मक धानी क्या? अगर नर की अगर बात करें तो नर में युग्मक का निर्माण कहां होता है? वृषण में होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? मानव की अगर बात करें तो। अगर हम यहीं पर अगर पौधे की बात करें तो पौधे में युग्मक का निर्माण कहां होता है? परागकोश में होता है। कहां होता है? परागकोश के अंतर्गत होता है। अगर हम बात करें मादा की तो मादा में युग्मक जनन अर्थात युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अंडाशय में। अगर हम वहीं पौधे में बात करें मादा युग्मक का निर्माण की तो वो कहाँ होता है? वो होता है बीजांड में। कहाँ होता है? बीजांड अर्थात अंडाशय के अंदर। इसमें भी क्या होता है? अंडाशय होता है। इसमें भी क्या होता है? अंडाशय। और अंडाशय के अंदर वहां पर भी क्या होता है? पौधे के मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो निषेचन पूर्व घटना में सबसे हमने क्या क्लियर किया? युग्मक जनन अर्थात युग्मक का निर्माण। युग्मक का निर्माण या नर हो या मादा दोनों में युग्मक बनने की प्रक्रिया जो होती है वह निषेचन पूर्व घटना में आती है। यानी निषेचन की प्रक्रिया को करने से पहले, ठीक है ना, यानी निषेचन करने से पहले कौन सी घटना घटित होती है? तो निषेचन की प्रक्रिया होने से पहले युग्मक का निर्माण होता है। तो युग्मक का निर्माण नर में वृषण में होता है और वहीं मादा में अंडाशय के अंदर होता है। ठीक है ना। दूसरी बात आती है युग्मक स्थानांतरण, गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर का मतलब होता है कि जब युग्मक का निर्माण पूर्ण रूप से हो जाता है तो वह जब निषेचन की प्रक्रिया घटित होती है तो नर के पेनिस के द्वारा वृषण अर्थात टेस्टिस से स्पर्म यानी युग्मक जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो वहीं अंडाशय में ओवरी में बन रहा मादा युग्मक अंडाणु जो होता है वह फिमरी अर्थात झालर के द्वारा फैलोपियन ट्यूब अर्थात अंडवाहिनी नलिका में ट्रांसफर हो जाता है। तो दोनों प्रोसेस हमने पढ़ ली। युग्मक जनन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। दूसरा बात युग्मक स्थानांतरण, तो हम कह सकते हैं युग्मक स्थानांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए युग्मकों का अपने जनन स्थान से क्या होना? ट्रांसफर होना। क्या होना? ट्रांसफर अर्थात स्थानांतरण होना। अगर ये स्थानांतरण नहीं होगा तो पूर्ण रूप से निषेचन की क्रिया सफल नहीं हो पाएगी। आगे बात आती है फिर निषेचन अर्थात दूसरा इसमें बिंदु आता है निषेचन, या निषेचन पूर्व घटना को हमने यहां पे क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन क्या होता है। निषेचन फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है कि दो युग्मकों के संयुग्मन की प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक संलयन कहते हैं। मैं आपको बता चुका पूर्व में युग्मक का मतलब नर और मादा, ठीक है ना, दोनों युग्मक यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का क्या हो जाए? संयुग्मन हो जाए। क्या हो जाए? संयुग्मन हो जाए, यानी आपस में मिल जाए। और संयुग्मन की प्रक्रिया के होने के बाद क्या करते हैं? ये युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। और युग्मनज कैसा होता है? द्विगुणित होता है। कैसा होता है? द्विगुणित होता है, जिसको 2n से प्रेजेंट करते हैं। 2n से क्यों? मान लीजिए मानव है, मानव में 46 क्रोमोसोम है, गुणसूत्र कितने? 46, ठीक है ना, यानी क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 46 अर्थात गुणसूत्रों संख्या 46 है। जब इसमें से आधी हो जाए अर्थात कितनी हो जाए? 23 हो जाए, तो 23 जो होगी उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और n को हम क्या कहते हैं? अगुणित कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है?
अगुणित कहा जाता है, और जो 46 होते हैं उसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको द्विगुणित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको द्विगुणित कहा जाता है। तो जब वो नर और मादा दोनों के युग्मक आपस में संलयन होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं तो वह युग्मनज कैसा होता है? द्विगुणित अवस्था में होता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। एक बार पुनः रिपीट किए देता हूं कि दो युग्मकों के संयुग्मन की प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ही निषेचन कहा जाता है। अगर बात करें हम निषेचन की, तो निषेचन भी 3 स्टेप में पूरा होता है। निषेचन भी कितने प्रकार से होता है? 3 कंडीशन में होता है निषेचन प्यारे विद्यार्थियों। अब 3 कौन कौन सी कंडीशन होती है? 3 कंडीशन इसमें होती है। पार्थेनोजेनेसिस होता है फर्स्ट, सेकंड होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अर्थात अनिषेक जनन, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको कि निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वह 3 स्टेप में पूर्ण होती है प्यारे विद्यार्थियों। कितने स्टेप में पूर्ण होती है? 3 स्टेप में पूर्ण होती है। पहली होती है अनिषेक जनन। कौन सी होती है? अनिषेक जनन। और दूसरी होती है फिर बाह्य निषेचन, उसको क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। और फिर होती है तीसरी आंतरिक निषेचन। कौन सा होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? आंतरिक निषेचन। अगर अंग्रेजी की बात की जाए तो अनिषेक जनन को हम अंग्रेजी में कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। वहीं बाह्य निषेचन को हम कहते हैं एक्सटर्नल, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और आंतरिक को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। अब यहां पे अनिषेक जनन क्या, बाह्य निषेचन क्या और आंतरिक निषेचन क्या, अर्थात पार्थेनोजेनेसिस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है ये, तो इसको क्लियर करते हैं। सर्वप्रथम पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया क्या होती है? तो इसमें कहते हैं कि कुछ जीवों जैसे मधुमक्खियों, रोटीफर्स अर्थात जो छिपकलियां होती हैं, या टर्की पक्षी की बात की जाए तो निषेचन की प्रक्रिया जो होती है, मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण होने लगता है। इस घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है ना, यानी बिना निषेचन के ही, यानी कुछ जीवों जैसे मधुमक्खियों, छिपकलियों, टर्की पक्षी में बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण हो जाता है। अब वो कैसे होता है इसको भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना, इस प्रोसेस को भी थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि किस प्रकार से होता है। मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, मधुमक्खियां जो होती हैं वो 3 कैटेगरी की होती हैं। कितने कैटेगरी की होती हैं? 3 कैटेगरी की होती हैं। इसमें रानी मधुमक्खी होती है। फर्स्ट कौन होती है? रानी। सेकंड पे कौन होती है? श्रमिक। कौन सी होती है? श्रमिक। थर्ड पे कौन सा होता है? ड्रोन होता है, जिसको हम नर कहते हैं। ठीक है ना, श्रमिक निषेचन की क्रिया में भाग नहीं लेती। निषेचन की क्रिया में रानी और नर अर्थात ड्रोन भाग लेता है। ठीक है ना, अब इसमें समझो, रानी में गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है, श्रमिक में भी गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है, लेकिन ड्रोन में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। ठीक है ना, अब रानी में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा 16 अर्थात 2 अगुणित गुणसूत्रों का युग्मक का निर्माण होता है, और नर में समसूत्री विभाजन के द्वारा सिर्फ 16 ही गुणसूत्र आते हैं। यानी इसमें क्या होगा? जब युग्मक का निर्माण होगा तो अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा 16 गुणसूत्र युक्त 2 युग्मकों का निर्माण होता है, तो वहीं नर में समसूत्री विभाजन के द्वारा सिर्फ 16 गुणसूत्र युक्त एक ही युग्मक का निर्माण होता है। तो मादा का एक युग्मक और नर का युग्मक आपस में मिलकर के 32 गुणसूत्र युक्त क्या करते हैं? या तो यहाँ पे श्रमिक मधुमक्खी अर्थात मादा का निर्माण होगा, या फिर रानी मधुमक्खी का निर्माण होगा। ठीक है ना, अब एक बचा कौन? रानी मधुमक्खी का जो युग्मक बचता है, यहाँ पे क्या होता है? बिना निषेचन की प्रक्रिया के ही, यानी विदाउट निषेचन, यानी निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो रही है मेरे लाडलो, यहाँ बिना निषेचन की प्रक्रिया के ही क्या होता है कि जीव का निर्माण हो रहा है। जहां पर बिना निषेचन की प्रक्रिया के जीव का निर्माण हो जाए उसे ही हम क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं मेरे महारथियों। क्या कहते हैं उसको? अनिषेक जनन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं हम बाह्य निषेचन की, अर्थात एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। ठीक है ना, तो इसको क्लियर कर लेते हैं।
बाह्य निषेचन की प्रक्रिया जो होती है शैवाल, मछलियों तथा उभयचर प्राणियों में युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर होता है मेरे लाडलो, ठीक है ना। यानी शैवाल, मछलियों और उभयचर प्राणी जो होते हैं इनमें युग्मक संलयन की प्रक्रिया जो होती है जीव शरीर से बाहर जल के अंदर संपन्न होती है। जहां पर जल के अंदर संपन्न यानी जल के माध्यम से होती है तो वहां पर क्या होता है, बाह्य निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं आंतरिक निषेचन की। आंतरिक निषेचन मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया जो होती है लगभग सभी स्थलीय जीवों में पाई जाती है, लगभग सभी स्थलीय जीवों में पाई जाती है। और यहाँ पर युग्मक संलयन की प्रक्रिया जो होती है वो जीव शरीर के भीतर संपन्न होती है, ठीक है ना। समझ लो यहाँ पे जहां पर बिना निषेचन के जीव का जनन हो जाए अनसेक जनन, जहां पर जीव से जीव शरीर के बाहर युग्मकों का संलयन हो जाए बाह्य निषेचन, और जहां पर जीव शरीर के अंदर युग्मकों का संलयन हो जाए वहां आंतरिक। आंतरिक माने अंदर, बाह्य माने बाहर, अनसेक माने बिना निषेचन के, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा आपको। तो आंतरिक निषेचन में हम लिख सकते हैं कि लगभग सभी स्थलीय जीवों में युग्मक संलयन की प्रक्रिया जो होती है जीव शरीर के भीतर संपन्न होती है, जिसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। जैसे सरीसृप यानी जो पेट के बल सड़क के रेंग के चलते हैं, पक्षी, उड़ने वाले, स्तनधारी, मानव और कवक और पादप। पादप में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी ऐसे पौधे जिनमें पुष्प का निर्माण होता है उनमें क्या होता है, आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसको हम सेकंड चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है ना। हम पौधों की बात करेंगे कि पौधों में किस प्रकार निषेचन होता है, तो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। और सेकंड चैप्टर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पादपों में लिंग जनन कैसे होता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको बता दिया निषेचन की प्रोसेस होती है 3 स्टेप में पूर्ण होती है, पार्थेनोजेनेसिस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अर्थात अनसेक जनन, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। एक बार पुनः रिपीट किए देता हूं जल्दी से। अनसेक जनन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के ही जीव का निर्माण हो जाए, उसे अनसेक जनन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मधुमक्खी और छिपकली और टर्की पक्षी में होता है। वही बाह्य निषेचन की बात करें, ऐसे जीव अर्थात शैवाल, मछलियां और उभयचर प्राणी होते हैं जो जल में भी पाए जाते हैं, उनमें निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, जल के अंदर संपन्न होती है। तो आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया जो होती है शरीर के अंदर संपन्न होती है, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, कवक, पादप आदि। अब लास्ट में बात आती है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करें जो तीसरा बिंदु है, लैंगिक जनन की घटना का कौन सा बिंदु है प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा बिंदु है कि निषेचन की प्रक्रिया हो जाने के बाद, पश्च माने पश्चात, यानी एक निषेचन पूर्व हो गया, एक निषेचन हो गया, अब निषेचन हो जाने के बाद क्या होगा, तो यहां हम लिखेंगे कि निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना, यानी निषेचन हो जाने के बाद, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी निषेचन हो जाने के बाद क्या होगा। तो निषेचन के हो जाने के बाद स्वाभाविक है होगा क्या, वे सभी घटनाएं जो युग्मक निर्माण के पश्चात, यानी युग्मक का निर्माण हो गया, युग्मनज का निर्माण हो गया और युग्मनज के निर्माण के पश्चात लैंगिक जनन के दौरान संपन्न होती है, निषेचन पश्च घटना कहलाती हैं। अब युग्मनज बना यानी शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में संयुक्त होकर के किसका निर्माण कर दिया, युग्मनज का निर्माण कर दिया। और युग्मनज ने किसका निर्माण कर दिया, भ्रूण का निर्माण कर दिया। और भ्रूण से कौन बन गया, शिशु बन गया। और शिशु का जन्म कब हो गया, आफ्टर 9 मंथ, आफ्टर 9 मंथ, ठीक है ना। ये निषेचन पश्च घटना है, ठीक है ना। युग्मनज का निर्माण होता है, यानी युग्मनज द्विगुणित होते हैं क्योंकि इनका निर्माण 2 अगुणित युग्मकों के संलयन से होता है। अगुणित कौन, ये 23 गुणसूत्र युक्त शुक्राणु, 23 गुणसूत्र युक्त कौन, अंडाणु। तो 23 और 23 कितने हो गए, 46, 23 + 23 = 46 के द्वारा किसका निर्माण हुआ, जायगोट अर्थात युग्मनज का निर्माण हो गया। युग्मनज ने कोष की विभाजन किया, एम्ब्रायो भ्रूण का निर्माण हो गया, भ्रूण विकसित होकर किसका निर्माण किया, बेबी, और उसका आफ्टर 9 मंथ जन्म हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं निषेचन पश्च घटना में कि वे सभी घटनाएं जो युग्मक निर्माण के पश्चात या युग्मनज निर्माण के पश्चात लैंगिक जनन के दौरान संपन्न होती हैं, निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती हैं। तो इसमें होता क्या है, पहली बात युग्मनज का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, यानी निषेचन तो हो गया, अब इसमें क्या हो रहा है, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज कैसा है, द्विगुणित होगा। और द्विगुणित कैसे होगा, मैंने अभी आपको बताया कि शुक्राणु जो है 23 गुणसूत्र युक्त है, अगुणित है।
अंडाणु जो है 23 गुण से युक्त है, अगुणित है। अब दोनों आपस में मिल गए 46 अर्थात द्विगुणित इग्नुस का निर्माण कर दिया। ठीक है ना। दूसरी बात आती है भ्रूणोद्भव। ठीक है ना। एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस में होता क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। युग्मनज से किसका विकास हो रहा है, भ्रूण का विकास हो रहा है, वो क्या कहलाता है, भ्रूणोद्भव कहलाता है। क्या कहलाता है, भ्रूणोद्भव, एम्ब्रायोजेनेसिस कहलाता है। इस दौरान समसूत्री विभाजन क्या होता है, इस दौरान समसूत्री विभाजन तथा कोशिका विभेदीकरण होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं क्या होता है, कोशिका विभाजन होगा और कोशिका का विभेदीकरण, विभेदीकरण का मतलब एक कोशिका से विभेदीकरण में होगा, क्योंकि युग्मनज कैसा होता है, एक कोश की, यहां से क्या होगा, दो कोशिका, और दो से कितनी बनेगी, दो से बन जाएंगी चार, चार से कितनी बन जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से कितनी बनेगी 16, 16 से कितनी बनेगी 32, 32 से कितनी बन जाएंगी 64, 64 से कितनी बन जाएंगी 128। ठीक है ना। अब ऐसे क्या होता है, कोशिका विभेदीकरण होगा और विभाजन द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है तथा विभेदीकरण द्वारा कोशिकाओं के समूह में आवश्यक रूपांतरण से विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों एवं अंग तंत्रों का निर्माण होता है और परिणाम स्वरूप एक जीव का निर्माण हो जाता है, एक शिशु का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें दो कैटेगरी के प्राणी होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, अंडप्रजक होते हैं, कुछ सजीव प्रजक होते हैं। अंडप्रजक प्राणी कौन होते हैं मैं आपको बता दूं, इस बात को क्लियर कर लेते हैं, अंडप्रजक क्या और सजीव प्रजक क्या। अंडप्रजक प्राणी क्या करते हैं कि निषेचित या अनिषेचित अंडे को देते हैं। ठीक है ना। सरीसृप पक्षी निषेचित अंडे सुरक्षित स्थान पर देते हैं, यानी सरीसृप हैं, पक्षी हैं, सभी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। और इनका अंडा जो होता है इसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है और वो आवरण कैसा होता है, कठोर कैल्शियम युक्त कवच कहते हैं उसको। ठीक है ना। अब यह एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात, और निवेशन आप जानते हैं इसको कहते हैं सेना। सेने का मतलब है एक ऊष्माहत करना, यानी जो सरीसृप और पक्षी होते हैं उस अंडों के ऊपर बैठते हैं और अपने शरीर की ऊष्मा से उनको क्या करते हैं, निवेशित करते हैं, निवेशन करते हैं, और निवेशन करते हैं तब उसके अंदर जाकर के बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, अंडे के स्फुटन से नए बच्चों का निर्माण हो जाता है। इनको कहते हैं अंडप्रजक प्राणी। थ्योरी लिख सकते हो अंडप्रजक प्राणी में, अंडप्रजक प्राणी निषेचित या अनिषेचित अंडे को देते हैं। सरीसृप पक्षी निषेचित अंडे सुरक्षित स्थान पर देते हैं जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके होते हैं। एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात इन अंडों के स्फुटन की प्रक्रिया से नए शिशुओं का जन्म हो जाता है। ठीक है ना। अब बात आती है सजीव प्रजक की। सजीव प्रजक मतलब, सजीव प्रजक कौन से होते हैं, सजीव प्रजक प्राणी जो होते हैं वो निषेचित अंडा मादा शरीर के भीतर विकसित होता है। ठीक है ना। सजीव प्रजक में क्या होता है, अंडे का निर्माण नहीं होता, सीधा सीधा क्या होता है, शिशु का निर्माण होता है। सजीव प्रजक प्राणियों में निश्चित अंडा मादा शरीर के भीतर विकसित होकर शिशु का विकास करता है और निश्चित अवधि के पश्चात प्रसव की प्रक्रिया के द्वारा, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, प्रसव प्रक्रिया के द्वारा शिशु का जन्म हो जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर आकर के हमारा ये फर्स्ट चैप्टर आकर के हो जाता है फिनिश, चैप्टर आर फिनिश्ड। अब हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम आपकी बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये विषय आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर भी करें, और कमेंट करके भी मुझे बताएं आपको कहाँ पर समस्या है, तो आपकी उस समस्या का समाधान भी किया जाएगा। धन्यवाद।